वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 8, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट से लाभ यह होगा कि ये लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर लोगों को अनेक बीमारियों से दूर ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर इन बीमारियों से होने वाले खर्च में भी बचत होगी। इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता का सही उपयोग कर सकेगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है। कई बीमारियों का संबंध जीवन शैली से होता है, जिसे कुछ शारीरिक गतिविधियों से दूर किया जाना संभव होता है। जैसे व्यायाम से हृदयाघात की संभावना घट जाती है। इससे स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह टाइप 2, कोलोन कैंसर, स्तन कैंसर, हड्डियों के टूटने, पित्ताशय की थैली के रोग, मोटापा, अवसाद और चिंता की संभावना कम हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आपके परिवार, व्यक्तिगत संबंधों, आपके व्यवसाय और जीवन के हर एक पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त यह स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को भी कम करने में मदद करता है और इस तरह से आपको आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से यदि भारतीयों की सेहत में सुधार आ जाता है तो भारत की जीडीपी में 1.4% की बढ़ोतरी होगी। उत्पादकता और आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार होने से बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी होने से पैसे की बचत होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो स्वास्थ्य के प्रति सरकार की गंभीर सोच को प्रकट करता है। लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता में सरकार के साथ विभिन्न संस्थान, निजी संगठनों, मीडिया, प्रसिद्ध व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन व आम जनता सभी की 100% भागीदारी होना जरूरी है। तभी इसके माध्यम से देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। पैरा। श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए बना करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा किया गया। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए भारत से जो पहला जत्था पहुंचा, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे, जो इसके महत्व व धार्मिक आस्था को रेखांकित करता है। करतारपुर साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का निवास स्थान है, जहां पर उनका निधन 22 सितंबर 1539 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 17 से 18 वर्ष वहीं व्यतीत किए थे। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित है। पैरा। करतारपुर साहिब को सिख धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसको पहला गुरु द्वारा माना जाता है, जिसकी नींव श्री
गुरु नानक ने रखी थी। यह गुरुद्वारा एक बार रावी नदी में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। आगे गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह पटियाला के महाराज, फिर वर्ष 1955 में पाकिस्तान सरकार ने भी इसके कुछ हिस्सों का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि सबसे पहले लंगर की भी शुरुआत यहीं से हुई थी। गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी लहणा जी को गुरु गद्दी भी करतारपुर में ही सौंपी गई, जिन्हें सिख धर्म में गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। आज भी मुसलमान तथा सिख दोनों वहां जाते हैं। जहां सिखों के लिए नानक उनके गुरु हैं, वहीं मुसलमानों के लिए पीर उनके गुरु हैं। पैरा भारत पाकिस्तान दोनों देशों की जनता ने आज़ादी तो प्राप्त की, परंतु साथ ही विभाजन की त्रासदी को भी झेला है, जिसके जख्म आज तक समाप्त नहीं हुए हैं। जब भी शांति की पहल की जाती है, उसी समय सीमा पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिस कारण घाव फिर से हरे हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध कुछ मिलाकर हमेशा से तनावपूर्ण बने रहते हैं। विगत 2-3 वर्षों में उरी, पुलवामा जैसे हमलों ने एक बार फिर तनाव को काफ़ी बढ़ा दिया है। ऐसे में करतारपुर साहिब कॉरिडोर निश्चित रूप से शांति का मार्ग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पैरा भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय करतारपुर साहिब कॉरिडोर पाकिस्तान में चला गया, इसलिए भारत के नागरिकों को करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती थी। जो लोग पाकिस्तान नहीं जा पाते थे, वे भारतीय सीमा से डेरा बाबा नानक स्थिति गुरुद्वारा शहीद बाबा सिंह सैन रंधावा में दूरबीन की मदद से दर्शन करते थे। भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब गलियारे को खोलने की मांग भारत सरकार द्वारा कई वर्षों से समय समय पर की जाती रही। पैरा इसी क्रम में वर्ष 1999 में लाहौर की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ इस विषय पर चर्चा की। वर्ष 2000 में पाकिस्तान के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में सिख भक्तों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी, परंतु वर्ष 2018 तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई। वर्ष 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रण मिलने के बाद एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा चर्चा में आ गया। इसी क्रम में नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019 में श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने का प्रस्ताव पारित किया और साथ ही गुरुदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी। भारत ने पाकिस्तान से यह भी आग्रह किया कि वह भारतीय सिखों की धार्मिक भावना का आदर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करतारपुर साहिब तक गलियारे का निर्माण करे,
जिसे पाकिस्तान ने अंततः स्वीकार कर लिया, जिसका उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को किया गया। पैरा इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 7.80 किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान की तरफ 4 किलोमीटर लंबा है, वहीं यह भारत की ओर से 3.8 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर भारत के पंजाब के गुरुदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक स्थान से पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित करतारपुर साहिब को जोड़ता है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और इस पर कॉरिडोर के हिस्से के रूप में लगभग 800 मीटर का एक पुल भी बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा 400 एकड़ भूमि को संरक्षित किया गया है, जिसमें गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। करतारपुर कॉरिडोर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बीच में भारत की और 300 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा लगा है, जो 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। 15 एकड़ जमीन पर पैसेंजर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। 16,000 वर्ग मीटर की मुख्य इमारत हवाई अड्डे की तरह पूरी तरह से वातानुकूलित बनाई गई है। भारत की तरफ से इसमें प्रतिदिन लगभग 5,000 यात्रियों को आसानी से गुजरने के लिए सभी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसमें सभी आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कियोस्क, वॉशरूम, चाइल्ड केयर, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, प्रार्थना कक्ष और मुख्य भवन के अंदर स्नैक्स काउंटर की व्यवस्था है। जल निकायों के साथ साथ लैंडस्केप क्षेत्र, कलाकृतियों, स्थानीय संस्कृति की मूर्तियां, बैठने की जगह, कैनोपी आदि की व्यवस्था है। तीर्थयात्रियों की यात्रा की सुविधा के लिए 54 अप्रवासी काउंटर खोले गए हैं, जिनमें कार्य जारी है। इस कॉरिडोर को लेकर भारत व पाकिस्तान दोनों सरकारें इसको बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें तीर्थयात्रियों के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं। पैरा करतारपुर कॉरिडोर के यात्रा नियमों के अनुसार जो भी श्रद्धालु करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब की यात्रा करना चाहते हैं, वे अपने साथ अधिकतम 11,000 और 7 किलो वजन का बैग ला सकते हैं। इन नियमों के अंतर्गत यह कहा गया है कि सिख जत्थे में शामिल लोगों को गुरुद्वारा परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इस यात्रा के लिए अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, परंतु यात्रियों के पास वैध पासपोर्ट जरूर होना चाहिए। इस कॉरिडोर की यात्रा लगभग 1 दिन की होगी, अर्थात जो यात्री सुबह यात्रा शुरू करेंगे उन्हें शाम तक वापस आना होगा। पाकिस्तान की ओर से इस यात्रा के बदले में 20 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लिया जाएगा, जिसका भारत हमेशा विरोध करता रहा है। पैरा भारत पाकिस्तान के मध्य तमाम तनावों के बावजूद भी करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हो रही बातचीत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। विदित है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया था, तब भी करतारपुर गलियारे को लेकर बैठक नियमित रूप से होती रही। अतः यह स्पष्ट है कि यह कॉरिडोर दोनों देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। करतारपुर कॉरिडोर दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व लाभदायक है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं।
करतारपुर कॉरिडोर खुलने से यह सीमा पर एक सांचे की तरह कार्य करेगा, जिससे सीमा पर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त लंबे समय से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नीलम घाटी स्थित शारदा पीठ को खोलने की मांग बढ़ जाएगी। इसी प्रकार पाकिस्तान के मुसलमान यदि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाएगा। अर्थात सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ सकेंगे। करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाने में अब भारतीय सिख तीर्थयात्री को परेशानी नहीं हो रही है, जबकि पहले कॉरिडोर निर्माण से पूर्व काफ़ी कष्ट सहना पड़ता था। गलियारे की कुल दूरी दोनों ओर से लगभग 7 किलोमीटर है। इससे पर्यटन विकास के साथ साथ विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह गलियारा भारत पाकिस्तान के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक नया अवसर है। यह गलियारा विशेषकर पाकिस्तान में पर्यटन उद्योग को गति दे सकता है। वैसे भी आतंकवाद से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है और पाकिस्तान भी इस उम्मीद में है कि दोनों देशों के मध्य धार्मिक पर्यटन बढ़ने से आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। वैसे भी धार्मिक पर्यटन के मामले में पाकिस्तान की स्थिति कुछ अलग ही है। पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थल काफ़ी संख्या में हैं, जबकि पाकिस्तान में सिखों की आबादी बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है, परंतु इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थल सऊदी अरब, ईरान और इराक में मौजूद हैं। अतः पाकिस्तान भी यदि धार्मिक पर्यटन से लाभ कमाना चाहता है तो उसे अपने देश में मौजूद सिख धार्मिक स्थलों का विकास करना होगा। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से सांस्कृतिक संबंध को तो निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, साथ ही इससे दोनों देशों के मध्य व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को भी एक बार फिर से बढ़ावा मिल सकेगा। सिख धर्म के कुछ पवित्र स्थल भारत में स्थित हैं तो वहीं कुछ पाकिस्तान में। अतः दोनों देशों के पवित्र स्थलों को जोड़कर बौद्ध सर्किट की तर्ज पर एक सिख सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर भारत तथा पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस कदम से न केवल भारत तथा पाकिस्तान में बल्कि पूरे विश्व में एक शांतिमय व सांस्कृतिक संदेश गया है। इस कॉरिडोर के खुल जाने से भारत तथा पाकिस्तान के मध्य राजनयिक वार्तालाप की आशा जगी है। करतारपुर गुरुद्वारा समन्वित संस्कृति का प्रतीक है। इस संस्कृति का विस्तार दोनों देशों में करने की जरूरत है। इस संदर्भ में बौद्ध सर्किट की ही तरह सिख सर्किट, इस्लाम सर्किट, हिंदू सर्किट का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे शांति और सहिष्णुता का मार्ग और अधिक विस्तृत होगा तथा मानवता की रक्षा होगी। प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार है। साथ ही मृत्यु भी पूर्ण आयु के पश्चात गरिमापूर्ण रूप से होनी चाहिए। यद्यपि यह सच्चाई है कि मृत्यु अपने हाथ में नहीं है,
परंतु अपने जीवन के प्रति जागरूक व सुरक्षा का भाव होना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सरकार का भी यह परम दायित्व है कि अपने देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। इसी सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार ने मोटर वाहन कानून 2019 लागू किया है, जिसका मूल उद्देश्य भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। मोटर वाहन कानून 2019 के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही भारत में सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं। पैरा वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क दुर्घटना से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 1.35 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है एवं 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में प्रत्येक 30 सेकंड में सड़क दुर्घटना के कारण एक मृत्यु होती है। पैरा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की दर प्रति 1 लाख पर 22.6 है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत ने लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमों को स्थापित किया है, लेकिन ये नियम सड़कों पर होने वाली मृत्यु के आंकड़े को कम करने में असफल रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु सरकार को अपने सड़क सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। पैरा इसी प्रकार भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,50,000 लोग मारे गए और 5 लाख लोग घायल हुए। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक घंटे 17 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु एक ओर मानव संसाधन की क्षति है तो दूसरी ओर उस व्यक्ति के परिवार को गहरा आघात लगता है। सड़क दुर्घटना के कई कारण पाए जाते हैं। सड़क यातायात से होने वाली अवांछनीय घटना एवं उनसे होने वाली सड़क दुर्घटना कहते हैं। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में तीव्र गति के वाहनों के कारण 48% सड़क दुर्घटना होती है। वस्तुतः तीव्र गति से वाहन चलाने पर प्रतिक्रिया के लिए समय कम मिल पाता है, फलतः वाहन को रोकना कठिन होता है। भारत में सड़कों पर सभी तरह के वाहनों का एक साथ चलना, गलत ट्रैक पर चलना, गाड़ी को ओवरटेक करना आदि महत्वपूर्ण कारण हैं। शहरीकरण की तीव्र दर, सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का अभाव, नियमों को लागू करने में विलंब, नशीली दवाओं एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाना, हेलमेट व सीट बेल्ट न पहनना आदि भी भारत में सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। पैरा यद्यपि सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु भारत में पूर्व में भी काफ़ी प्रयास किए गए, परंतु आज भी भारत में सड़क दुर्घटना निरंतर जारी है, जिस कारण एक ठोस व कड़े कानून की जरूरत थी। इस संदर्भ में मोटर वाहन कानून 2019 लागू किया गया है, जो 1 सितंबर 2019 से प्रभावी है। पैरा मोटर वाहन विधेयक 2019
23 जुलाई को लोकसभा से तथा 31 जुलाई को राज्यसभा से पारित हुआ। तत्पश्चात राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बना। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर मोटर वाहन विधेयक 2019 लाया गया था। मोटर वाहन कानून 2019 का मूल उद्देश्य भारत में सड़क दुर्घटना में कमी लाना है, जिससे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पीड़ितों को क्षतिपूर्ति। गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का कैशलेस उपचार कराने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अनुसार गोल्डन आवर घातक चोट के बाद ही 1 घंटे की समयावधि होती है, जब तत्काल मेडिकल देखभाल से मृत्यु से बचाव की संभावना सबसे अधिक होती है। इस अधिनियम में हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। मृत्यु की स्थिति में 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख और गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 मुआवजा कर दिया गया। अधिनियम में केंद्र सरकार से मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने को कहा गया है। यह कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। गुड समैरिटन। अधिनियम के अनुसार गुड समैरिटन वह व्यक्ति है जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद करता है। यह मदद सद्भावनापूर्ण, स्वैच्छिक और किसी पुरस्कार की अपेक्षा के बिना होनी चाहिए। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि अगर सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या चोट पहुंचती है, तो गुड समैरिटन किसी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह अधिनियम केंद्र सरकार को ऐसे वाहनों को रिकॉल करने का आदेश देने की अनुमति देता है जिसमें कोई ऐसी खराबी हो जो कि पर्यावरण या चालक या सड़क का प्रयोग करने वाले को नुकसान पहुंचा सकती हो। इस अधिनियम में एक सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है। बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा, जैसे मोटर वाहनों का स्टैंडर्ड, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, सड़क सुरक्षा के मानदंड, नए वाहनों की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा। अपराध व जुर्माना। इस अधिनियम में पूर्व के कानून की अपेक्षा जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है, जो निम्न प्रकार है। सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनने पर अब 100 की जगह ₹1000 जुर्माना लिया जाएगा। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर ₹2000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 जुर्माना लिया जाएगा। इस अधिनियम में बिना हेलमेट या ओवरलोड 2 पहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अवैध घोषित करने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना की राशि 2,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। नाबालिग के वाहन चलाने पर हादसा होने की स्थिति में अभिभावक को 25,000 का जुर्माना तथा 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर 400 के स्थान पर अब ₹2,000 जुर्माने का प्रावधान है। बिना परमिट पाए जाने पर 5,000 की जगह 10,000 का चालान किया जाएगा। बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 2,000 का
जुर्माना लगाया जाएगा जो इससे पूर्व 1000 था। पैरा इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना राशि को बढ़ा दिए जाने के कारण बहुत लोगों के मन में भी रोष है, जिस कारण इस कानून के लागू होने के समय विरोध प्रदर्शन भी किए गए। विभिन्न राज्यों ने इस कानून को अपने राज्य में लागू न करने का फैसला किया है। उन्होंने इस कानून में बढ़ाई गई हर्जाने की राशि को अनुचित माना है। साथ ही यह भी कहा कि उनके राज्य में पहले से इससे संबंधित कानून सही दिशा में हैं। यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि कुछ राज्यों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इस कानून को लागू नहीं किया है हो। ज्ञातव्य है कि मोटर वाहन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है एवं अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों पर इसे लागू कराने का कोई दबाव नहीं है, किंतु अगर वे इसे लागू करती हैं तो केंद्र सरकार सहयोग करेगी। इस प्रकार भारत में सड़क दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा अब इसने विकराल समस्या का रूप ले लिया है। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। वस्तुतः इतनी बड़ी संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत थी और इसलिए मोटर वाहन कानून 2019 लाया गया। इसलिए इसकी सफलता लोगों की जागरूकता एवं इस अधिनियम का सफल क्रियान्वयन तथा यातायात के नियमों का लोगों द्वारा पालन करने पर निर्भर करती हैं। स्टॉप। धन्यवाद।